नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप का एक महत्वपूर्ण नोट्स यानी जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। उस पर आधारित ये महत्वपूर्ण लेक्चर देखते हैं। भारतीय इतिहास यानी इसके अंतर्गत मिडल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट होगा, यानी यह पीटी स्पेशल है। तो मिडल इंडियन हिस्ट्री का जो लास्ट पार्ट है और आधुनिक भारत की शुरुआत जो है उत्तरवर्ती मुगल काल, उसको इस अंक में देखेंगे। तो यह अंक देखें तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसमें देखें तो यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, एमपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की एग्जाम यानी यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी यानी अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ और एसएससी, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो नोट्स है वह बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। साथ ही इसमें जो हम समसामयिक घटना चक्र के सिलेक्टेड नोट्स को भी शामिल करेंगे। तो इसमें देखें इसके इंडेक्स को, तो यहाँ पर प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत के जो ये टॉपिक दिए गए इस पर आधारित संपूर्ण नोट्स पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में भी सारे लेक्चर डाल दिए गए हैं, आप सारे लेक्चर को सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत पर भी इस सारे जो टॉपिक है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत देखें तो आधुनिक भारत के अंतर्गत यहाँ जो भी जानकारी है, जैसे इस सारी टॉपिक जो इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि दो जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री पर लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। आज देखते हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत जो है उत्तरवर्ती मुगल काल को इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तो मध्यकालीन भारत पर आधारित जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं उसके अंतर्गत ये सारी जानकारी पूरी में दी गई। इसको थोड़ी सी जानकारी पूर्वावलोकन के आधार पर इसको थोड़ा देखा जा सकता है। इसमें देखें जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किए थे 5 प्रमुख जो वंश थे दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले में, इसमें देखें सबसे पहले गुलाम वंश या मामलुक वंश, या इसको जो मामलुक वंश भी कहते हैं, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्योंकि मामलुक वंश इसलिए क्योंकि ये स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, अर्थात एक दूसरे के ये गुलाम थे। अब गुलामों का गुलाम जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और ये तुर्क 3 इसमें तुर्क है, जिसमें देखिए सबसे छोटा जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है खिलजी वंश करता है, मात्र 30 वर्ष शासन होता है। और सबसे बड़ा जो शासन करता है तुगलक वंश करता है। और तुगलक वंश के अंतर्गत जो मोहम्मद तुगलक जो इस वंश में या दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक सुयोग्य या विद्वान जो शासक रहा, हालांकि इसके बारे में विरोधाभास है क्योंकि इसके विद्वान के साथ साथ इसको पागल भी कहा जाता है। हालांकि इस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। तो मोहम्मद तुगलक का जो शासन सबसे विस्तृत था। इसमें अरब के सैयद वंश शासन कर रहे थे और अफगान के लोदी वंश, यानी दिल्ली सल्तनत पर जो सबसे आखिरी वंश था वो लोदी वंश था। और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने वाला बहलोल लोदी था। और देखें द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना जो किया था वो देखें तो सूरी वंश का यानी शेर खान जो शेरशाह सूरी था, उसने जो है द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था। और प्रथम अफगान राज्य की स्थापना देखें तो बहलोल लोदी ने किया था जो लोदी वंश का था। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश था। इन सबों को विस्तार चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी जानकारी को ऐड कर रहे हैं। मुगल काल में देखें तो कुल मिलाकर के 15 शासकों ने शासन किया था, जिसमें जो 6 प्रमुख थे, 6 प्रमुख पर हम चर्चा कर चुके हैं। जो इस अंक में हम देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल यानी 6 के बाद जो 9 शेष हैं उसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो ध्यान दें कि जो मुगल काल में 15 शासकों शासन किया था, जिसमें 6 प्रमुख थे। 6 प्रमुख के बारे में हमने विस्तार चर्चा के लिए इसमें इसका संस्थापक देखें बाबर था। इसका समय देखें 1526 से 1530 ईस्वी तक जो है बाबर का समय रहा। दूसरा देखें तो इसका पुत्र हुमायूं था। हुमायूं का समय देखें तो 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक, पहले यह 10 वर्ष तक शासन करता है। इसके बाद 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। और इसके बाद जो होता है 15 वर्ष के बाद 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में 1 वर्ष के लिए यानी 1555 से 1556 ईस्वी तक जो है 1 वर्ष के लिए पुनः गद्दी प्राप्त करता है, यानी कुल मिलाकर 11 वर्ष तक शासन हुमायूं करता है। बीच में शेर खां यानी सूर्यवंश जो द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करता है। तीसरा जो इस मुगल साम्राज्य में इस वंश का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे महान शासक होता है अकबर द ग्रेट। इसका समय 1556 से 1606 ईस्वी तक यानी सर्वाधिक समय तक शासन करने वालों में शामिल 50 वर्ष तक शासन अकबर द ग्रेट करता है। अकबर के बाद जहांगीर या सलीम का समय आता है। सलीम देखें या जहांगीर जो है यानी जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। और क्योंकि अकबर जो था शेख सलीम चिश्ती से प्रभावित था, तो जहांगीर का समय देखें 1606 से जो है 1627 ईस्वी तक, 1606 से 1627 ईस्वी तक लगभग देखें तो 21 वर्ष तक जो शासन जहांगीर का रहा। जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, यानी 5वां सबसे महत्वपूर्ण शासक शाहजहां का शासन होता है। यह 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक जो है यह समय जो है शाहजहां का है। और 6 महत्वपूर्ण शासकों में आखिरी जो औरंगजेब आता है, इसका समय 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, यानी ये भी लगभग 49 वर्ष तक शासन करता है। सर्वाधिक समय 2 शासकों ने शासन किया। इसमें जो है अकबर ने 49 वर्ष तक, और आखिरी देखें जो 6 महत्वपूर्ण शासकों में इसमें औरंगजेब ने भी 49 वर्ष तक शासन किया था।
औरंगजेब का जो बड़ा भाई दारा शिकोह था वो इस वंश में यानी मुगल शासन में सबसे विद्वान था और सबसे महान शासक अकबर द ग्रेट था। और सबसे विद्वान शासक जो है वो औरंगजेब था। सॉरी, सबसे विद्वान शासक जो था वह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र या औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह सबसे विद्वान शासक था। हालांकि वो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से शासक नहीं था, बल्कि उसको क्राउन ऑफ प्रिंस जो शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में घोषित किया था। तो उस पर भी हम महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं दारा शिकोह के बारे में 1615 से 1659 ईस्वी तक का, और आखिरी देखें तो 1658 से 1667 औरंगजेब रहा। इनके बीच 3 उत्तरार्ध के महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं औरंगजेब और दारा शिकोह, जिसमें धर्मट का युद्ध पहला है, और आखिरी देवराय का युद्ध होता है। धर्मट का युद्ध और दूसरा सानूगढ़ का युद्ध, तीसरा देवराय का युद्ध होता है। सारे युद्ध देखें 1 साल के अंदर में ही हो जाते हैं। पहला दूसरा तो 2 महीने के अंदर में होता है, और ये 2 बार अपना राज्याभिषेक कराता है। पहला जो है तो यह देवराय के युद्ध के बाद जो है, और देवराय के युद्ध के बाद जो है यह दूसरा जो है दिल्ली में राज्याभिषेक कराता है। देख सकते हैं कि 21 जुलाई 1658 ईस्वी को जो है यह प्रथम बार राज्याभिषेक करता है। इसके बाद 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक कराता है, शाही प्रवेश कहलाता है। यानी देवराय के युद्ध के बाद फाइनली रूप से यह दूसरी बार राज्याभिषेक कराता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ देने की आवश्यकता नहीं है इसके बारे में जानकारी। तो 1655 में शाहजहाँ से क्राउन प्रिंस घोषित किया दारा शिकोह के बारे में एग्जाम में अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। यहाँ से देखना चाहें तो सारी जानकारी जो मुगल प्रशासन यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख सकते हैं, इस बारे में चर्चा कर लिया है। इसी पूर्वावलोकन में देख सकते हैं अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान को इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद औरंगजेब काल में प्रमुख विद्रोह भी शामिल है। इसके बाद मुगल काल के उच्चाधिकारी को देख सकते हैं, सिक्का को देख सकते हैं, और संबंधित विवरण क्या यह देखा जा सकता है। माप की इकाई प्रमुख मुगल प्रशासन के अंतर्गत जो है जो महत्वपूर्ण शासक रहे जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं या उन पर आधारित जो भी रचनाएं लिखेंगे उसको देखा जा सकता है। रचना भाषा रचनाकार है, ये देख सकते हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद मुगल काल में विदेशी यात्रियों को देख सकते हैं, विदेशी यात्री मुगल शासक कौन रहे। और मराठा साम्राज्य को हमने कल ही कृत्य में देखा है, इसमें महत्वपूर्ण से शिवाजी रहे, छत्रपति शिवाजी, जिसमें देखें तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत 6 जो शिवाजी छत्रपति का मतलब होता है राजा, मराठा साम्राज्य छत्रपति का मतलब होता है राजा। तो मराठा साम्राज्य में 6 छत्रपति बने थे, जिसमें इसका संस्थापक शिवाजी थे और आखिरी शाहू थे। और इसके बाद पेशवाओं का शासन शुरू होता है, इसमें 4 महत्वपूर्ण पेशवा शामिल थे, जिस पर हमने कल महत्वपूर्ण चर्चा कर लिया है। प्रमुख शब्दावली को देख सकते हैं, प्रशासनिक शब्दावली क्या इसमें है। इसके बाद अष्टप्रधान को हमने देखा, और उसके बाद या सांबाजी को देखा। इसके बाद शिवाजी द्वितीय को भी हमने महत्वपूर्ण शब्द को देखा। अन्य परिचय की जानकारी को भी हमने शामिल किया है। इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध भी हमने शामिल किया था। तो इस लेक्चर और इसके बाद आंग्ल मराठा जो युद्ध होते हैं, 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। तृतीय युद्ध जो होता है मराठा शक्ति को समाप्त कर देता है, और 17 राज्य का गठन होता है तृतीय युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम देखें तो साल बाई की संधि समाप्त होता है, द्वितीय देखें देवगांव की संधि, सुरंजी अर्जन संधि और राजपुर घाट संधि जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो इस पर हमने चर्चा कल में कर लिया है, कल के लेक्चर में महत्वपूर्ण देख सकते हैं। आज इसमें जो हम देखने जा रहे हैं ये देखें तो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट और अन्य राज्य को इसमें देखेंगे। तो इस लेक्चर को थोड़ा माइंड मैप को देखने से पहले सिलेक्टर नोट्स को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसमें देखें जो यह आपका जो है मुगल साम्राज्य का पतन या उत्तरवर्ती मुगल सम्राट को देखने से पहले थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड कर लें। तो देखें 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में जिस नए युग का आरंभ हो उसे उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जाना जाता है। लगभग 50 वर्ष की अल्प अवधि में एक के बाद एक मुगल बादशाह सिंहासन बैठे, लेकिन उसमें कोई ऐसा प्रभावशाली नहीं हुआ जो मुगलों को वैभव की रक्षा कर सके। उत्तर या मुगल काल में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन तो अकबर से लेकर औरंगजेब तक 4 मुगल शासकों ने 151 वर्षों तक, यानी अकबर जब बैठा और औरंगजेब जो आखिरी महत्वपूर्ण शासक रहा, तो इसको समय यानी अकबर का समय 1556 से और औरंगजेब का आखिरी 1707 ईस्वी तक देखें, जिसमें 2 तो मतलब इससे पूर्व ही थे, जिसमें बाबर संस्थापक 5 वर्ष और जो हुमायूं था उसका बेटा वो पहले 10 वर्ष, फिर 1 वर्ष मिला के 11 वर्ष, या ये दोनों 16 वर्ष तक शासन किए। इसके बाद जो 4 महत्वपूर्ण शासक होते हैं अकबर से औरंगजेब तक, यह 151 वर्ष तक शासन करते हैं, जिसमें अकबर 49 वर्ष और औरंगजेब भी 49 वर्ष तक शासन करता है। किंतु उसके बाद के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम, यानी ये प्रथम जो बहादुर शाह प्रथम रहा, उत्तर मुगल काल में पहला शासक बहादुर शाह प्रथम होता है, या औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम होता है, से लेकर शाह आलम द्वितीय तक 9 शासक एक ही शताब्दी के भीतर, यानी वैसे तो ये महत्वपूर्ण से इसमें 9 होते हैं और ओवरऑल 11 होते हैं, लेकिन बहादुर शाह प्रथम से लेकर शाह आलम द्वितीय तक यानी 1 शताब्दी यानी 100 साल के अंदर देखें तो 9 शासक एक ही शताब्दी के भीतर 1707 से जो है 1806 ईस्वी तक शर्मनाक ढंग से गद्दी से उतार दिए गए, जो उनकी दुर्बलता का परिचायक है। उत्तर मुगल काल में कुल 11 शासक गद्दी पर बैठे, मुख्य रूप से 9 ही हैं। इतिहासकारों के मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के प्रश्न मत भिन्नता है, हालांकि इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण इत्यादि दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा हम इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। अन्य कारण को इसमें समझ सकते हैं क्या है। तो उत्तरवर्ती मुगल काल जो उत्तरवर्ती मुगल शासक जो हुए उसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, देखें कौन कौन से हुए हैं। तो इसमें देखें जो 9 महत्वपूर्ण हैं उस पर हम चर्चा करें तो यह है, पहला देखें तो आपका यह बहादुर शाह
बहादुर शाह प्रथम है, इसका समय 1707 से 1712 ईस्वी है। जहांदार शाह देखें तो 1712 से 1713 मात्र 1 वर्ष के लिए है। फारूक सियर देखें तो 1713 से 1719 ईस्वी तक, यानी ये देखें तो आपका जो है 6 वर्ष तक फारूक सियर का शासन। इसके बाद रफ़ी उद दौला 28 फरवरी से 4 जून 1719, यानी 1 वर्ष के अंदर में ही ये निपट लेता है। यह तीसरा महत्वपूर्ण। इसके बाद रफ़ी उद दौला, ये भी 1 वर्ष के अंदर वाला ही है, 6 जून से 17 सितंबर 1719, यानी दोनों ही 1 वर्ष के अंदर में ही है। इसके बाद देखें तो यह है मोहम्मद शाह रंगीला, ये 1719 से 1748 ईस्वी तक रहता है मोहम्मद शाह रंगीला। इन मोहम्मद शाह इसको रंगीला के नाम से जानते हैं। अहमद शाह देखें तो इसका समय 1748 से 1754 ईस्वी तक। इसके बाद आलमगीर द्वितीय देखें तो 1754 से 1759 ईस्वी तक। इसके बाद शाह आलम द्वितीय देखें, जो कि 1 शताब्दी के भीतर यह है 9 महत्वपूर्ण, 100 वर्ष के अंदर में ये 9 होते हैं। और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। इसके बाद अकबर द्वितीय का समय 1806 से 1837। और बहादुर शाह द्वितीय, ध्यान देना है कि बहादुर शाह प्रथम ये बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम जानते हैं, जो इंडियन जो महान क्रांति होती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, ये 1837 से 1857 का महान क्रांति तक जो ये बहादुर शाह द्वितीय जो शासन करता है, या इसको बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण 9 शासक को उसको ट्रिक्स के माध्यम से देखना चाहिए, हालांकि पूरे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो वह होता है ब ज फ मू ओ आशा अब, 9 महत्वपूर्ण शासक हैं, जिसमें पहला जो ब से ये बहादुर शाह प्रथम है, ज से इसमें जहांदार शाह है, फ से फारूक सियर है, और मुँह से इसमें देखें तो मोहम्मद शाह आता है। मुँह से जो 1 साल के अंदर वाले इसमें हम शामिल नहीं किए, तो मुँह से मोहम्मद शाह है। और अ से देखें तो अहमद शाह है। और आ से आलम शाह आलम जो आपका है ये आलमगीर है, आ से आलमगीर है। शाह से शाह आलम द्वितीय है। अ से इसमें अकबर द्वितीय आता है। और ब से बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर आता है। तो ये उत्तरवर्ती मुगल महत्वपूर्ण शासक रहे, इसको ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास किया। इसमें ध्यान दें तो यह है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिनमें से अफगानिस्तान में 1 काबुल, उत्तर भारत में 14 और दक्षिण भारत में 6 औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजपुर, हैदराबाद और खानदेश थे। किंतु मुगल साम्राज्य का विस्तृत और प्रभावशाली वैभव अंदर ही अंदर टूट रहा था। इसमें ध्यान दें तो औरंगजेब के 2 पुत्रों मोहम्मद सुल्तान पहला तथा मोहम्मद अकबर चौथा की मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। औरंगजेब के दूसरे पुत्र मोहम्मद मुअज्जम का जन्म 1643 ईस्वी में नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। तो इसमें देखें 1776 ईस्वी में पुनः मुअज्जम को शाह आलम की उपाधि के साथ दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी मिली थी। इसमें ध्यान दें कि दिलरास बानो बेगम ईरान के शाही खानदान से थे, यानी औरंगजेब की तीसरी बेटी मुअज्जम आजम का जन्म 1653 ईस्वी में हुआ था। उनकी मां का नाम यह था। इसमें औरंगजेब के सबसे छोटे पुत्र कामबख्श का जन्म 7 मार्च 1670 ईस्वी में उदयपुरी महल के गर्भ से हुआ था। इसकी माता का नाम यह उदयपुरी महल था। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष देखें तो यह औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु का समाचार सुनकर सबसे पहले मोहम्मद आजम अहमदनगर पहुंचा। उसने औरंगजेब का अंतिम संस्कार पूर्ण कराने के बाद 14 मार्च 1707 ईस्वी को सभी अमीर उमराओं के साथ समक्ष अपने आप को बादशाह घोषित किया। कौन, ध्यान देना है, यह जो है मोहम्मद आजम जो है अपने को बादशाह घोषित किया। बादशाह घोषित करते समय आजम खां को सभी प्रमुख अमीरों का समर्थन प्राप्त था। विशेष रूप से औरंगजेब के वजीर असद खां ने आजम का समर्थन किया था। यहाँ देख सकते हैं असद खां से बेहतर वजीर न है न कोई होगा, यह कह रहा है औरंगजेब शासन के अंतिम वर्षों में। पुराने सामंतों की परंपरा में केवल असद खां बचा था, जिसके विषय में औरंगजेब ने कहा था। यह जानकारी में देख ली, यहाँ देख सकते हैं। तो यह सारी जानकारी इसमें दिया गया है कि यहाँ देखें औरंगजेब की पुत्र मुअज्जम जो काबुल का सूबेदार था, को अपने पिता की मृत्यु का समाचार 22 मार्च 1707 को मिला। उस समय वो पेशावर के पास जमरूद में था। मोहम्मद आजम आगरा के लिए रवाना हुआ था। पुल ए शाह दौला पहुंचा, जहां उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया था। बहादुर शाह की पदवी धारण की। ध्यान देना कि बहादुर शाह यही बनता है, औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम जो काबुल का सूबेदार था। मोहम्मद मुअज्जम 1 जून को दिल्ली पहुंचा था। 12 जून 1707 को आगरा पहुंचा। 18 जून 1707 को आगरा से 20 मील दक्षिण शामगढ़ के समीप जजाऊ नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के बीच युद्ध हुआ। ध्यान देना, आजम जजाऊ का युद्ध अक्सर पूछा जाता है। तो जजाऊ का नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद आजम मारा गया तो मोहम्मद मुअज्जम विजयी हुआ। उधर कामबख्श जो बीजापुर का सूबेदार था, ने प्रवक्ता के सभी लक्षणों को धारण करके गुलबर्गा, हैदराबाद सहित महत्वपूर्ण स्थानों को विजित कर लिया। 13 जनवरी 1709 को मुअज्जम तथा कामबख्श के बीच हैदराबाद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें कामबख्श पराजित हुआ और मारा गया। तो बहादुर शाह प्रथम, ये देखें, यानी यही विजेता बना बहादुर शाह। तो बाद ये मुअज्जम है, मुअज्जम जो यहाँ देख सकते हैं, मुअज्जम जो है मोहम्मद मुअज्जम, यह पेशावर के पास जमरूद में था जब उसकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। और इसने अपने भाइयों से युद्ध किया। एक जो है जजाऊ में युद्ध करता है, किसके साथ, आजम के साथ। दूसरा कामबख्श के साथ देखें तो यह हैदराबाद के निकट युद्ध करता है, जिसमें ये दोनों पराजित हुए और मारे जाते हैं।
तो बहादुर शाह प्रथम देखें तो मोहम्मद आजम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने मुनीम खां को अपना वजीर नियुक्त किया। ध्यान देना है कि इसका वजीर कौन था, तो मुनीम खां इसका वजीर नियुक्त हुआ। यानी वजीर हमने देखा कि मुगल साम्राज्य में जो सर्वाधिक शक्तिशाली पद था या इसको प्रधानमंत्री कहते थे। औरंगजेब के समय के वजीर असद खां को वकील ए मुतल्लक बनाया गया। उसके बेटे जुल्फकार खां को मीर बख्शी बनाया गया। बहादुर शाह देखें, बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगलों में पहला और अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था। यानी बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगलों में पहला और अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था। बहादुर शाह प्रथम जब सिंहासन बैठा तो उस समय उसकी आयु 63 वर्ष की थी। यानी ये सारी जानकारी देख सकते हैं इसमें, इसको देखा जा सकता है। इस पर हम ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखें तो बहादुर शाह ने जुल्फिकार खां के सुझाव पर शाहू को मुक्त कर दिया था। शाहू देखो जो औरंगजेब के समय बंद था, और शाहू जो आखिरी छत्रपति साबित होता है। कल के लेक्चर में महत्वपूर्ण से इस पर चर्चा किया है। तो ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं, ये जानकारी दी गई है। इसके बाद दूसरा इसमें जहांदार शाह बनता है, तो उसको देखने से पहले हम माइंड मैप के लेक्चर को कवर कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले नोट से शुरू करते हैं। तो नोट में देखें जो शाह आलम द्वितीय है, जो कि देखें तो एक यानी 100 वर्ष के अंदर में जो 9 शासक होते हैं उसमें आखिरी जो ये शाह आलम द्वितीय होता है, इस पर हमने चर्चा किया, जिसको अली गौहर के नाम से जानते हैं। तो शाह आलम द्वितीय जिसका समय देखें तो 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक, यानी इसी के समय देखें तो पानीपत का युद्ध होता है। क्योंकि 1761 में पानीपत का युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें मराठों की हार निर्णायक रूप से हार हो जाती है। तो देखें शाह आलम द्वितीय या अली गौहर के नाम से इसको जानते हैं कि शासनकाल में, शासन के समय प्रचलित कथन है कि इसका शासन जो दिल्ली से पालन तक सिमट गया था, बहुत सीमित हो गया था। जो विस्तार औरंगजेब के समय में था जो मुगल साम्राज्य का, वो सिमट कर केवल दिल्ली से पालन तक रह गया था। सबसे न्यूनतम जो साम्राज्य विस्तार था वो शाह आलम सेकंड के समय में हुआ था, अली गौहर के समय में हुआ था। इसमें देखते हैं तो ध्यान दें उत्तरवर्ती मुगल एवं अन्य राज्य को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस माइंड मैप के नोट्स संक्षेप में देखते हैं। इसमें देखें तो औरंगजेब की मृत्यु के दौरान मुगल साम्राज्य में कुल 21 राज्य थे। इसको हमने पहले देख लिया था कि औरंगजेब की मृत्यु के दौरान मुगल साम्राज्य में कुल कितने राज्य थे, 21 राज्य थे। बहादुर शाह ने सिख गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में खिलयत और उच्च मनसब प्रदान किया। यानी बहादुर शाह प्रथम जो कि देखें यह औरंगजेब का उत्तराधिकारी होता है 1707 से 1712 ईस्वी तक। इसने सिख गुरु गोविंद सिंह यानी सिख धर्म के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उनके सम्मान में खिलयत और उच्च मनसब प्रदान किया। मनसब व्यवस्था हमने देखा जो अकबर के समय में शुरू की गई थी, तो इस पर हमने चर्चा पूरे में कर लिया, लेकिन थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर अकबर के बारे में देखा जा सकता है, और यहाँ सिख धर्म और संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में देख सकते हैं। इसमें देखें गुरु गोविंद सिंह इनके सम्मान में जो है वह किया था। तो देखें गुरु गोविंद सिंह जी का ये देखें 10वें गुरु रहे। 1675 से 1708 इनका समय है। तो देखें ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, तो इसको देख सकते हैं। पूर्व में हम इसमें विस्तार चर्चा कर चुके हैं। तो यह जो बहादुर शाह है, इसने क्या किया, सिख गुरु जो गोविंद सिंह थे 10वें गुरु थे, के सम्मान में खिलयत और उच्च मनसब प्रदान किए। और देखें तो यहाँ पर अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। यानी राजा राम मोहन राय जो हैं भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, राजा राम मोहन राय जी। इनको अकबर द्वितीय देखें तो यह बहादुर शाह जफर इन आखिरी मुगल शासक से पूर्व का था। यानी अकबर सेकंड का समय देखें तो 1806 से लेकर के 1837 तक जो समय अकबर सेकंड का नाम है, तो इसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और इसमें देखते हैं तो यह देखें इसमें आपका यह है कि अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। यानी अहमद शाह जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो अहमद शाह था, और देखें तो यह 5वां यानी बहादुर शाह के बाद देखें महत्वपूर्ण शासकों में यह 5वें क्रम पर आता है अहमद शाह। इसका समय देखें अहमद शाह का, तो अहमद शाह का जो समय है वो 1719 से 1748 ईस्वी तक जो अहमद शाह का समय के समय अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का था ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। और पानीपत का युद्ध हमने देखा कि 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ही होता है, जिसमें मराठों की हार हो जाती है। आगे इसमें देखें तो बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर 65 वर्ष की आयु में गद्दी बैठा था। इसमें देख लिया था, इसको साहेब बेखबर कहते हैं, और 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। इसके बाद यहाँ देखें तो बहादुर शाह सेकंड जो आखिरी उत्तरवर्ती या उत्तरकालीन मुगल सम्राट था, बहादुर शाह सेकंड या इसको बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 के विद्रोह में शामिल रंगून में 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान देखें भारत के बाहर जो मकबरा हैं उसमें यह भी शामिल, बहादुर शाह सेकंड शामिल है। इसके बाद जहांगीर शामिल है, जहांगीर का लाहौर में है। और जो संस्थापक होता है मुगल साम्राज्य का
साम्राज्य का बाबर उसका काबुल में, पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसको भारत के बाहर काबुल में, तीन की जो है मकबरा भारत से बाहर है। तो यह इसमें जानकारी रही। इसके बाद देखें तो मोहम्मद शाह के समय ही, यानी मोहम्मद शाह को हमने देखा कि अब्दाली भी मोहम्मद शाह के समय आक्रमण करता है। तो मोहम्मद शाह जो आपका है, बल्कि ये अहमद शाह था, इससे पूर्व, यानी अहमद शाह से पूर्व मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का समय देखें तो यह आपका अहमद शाह का समय हमने देखा था कि अहमद शाह का जो समय है 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक, 1754 ईस्वी तक। और मोहम्मद शाह का जो समय 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक मोहम्मद शाह का समय है। तो मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह ईरान का नेपोलियन, यानी नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहते हैं, इन्हें 1738-39 में भारत पर आक्रमण किया था। आगे हम थोड़ा डिटेल में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली को देखेंगे। पहले इस नोट्स को देखें तो यहाँ जोशुआ कोटेलार डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में वर्ष 1711 में आया था। ध्यान देना है कि डच जो प्रतिनिधिमंडल था वो बहादुर शाह देखें जो पहला उत्तरवर्ती मुगल काल का जो शासक था, तो बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में आया था, क्योंकि इसका समय जो है बहादुर शाह का 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक, तो 1711 में जोशुआ कोटेलार एक डच प्रतिनिधि लेकर आया था बहादुर शाह के दरबार में। इसके बाद देखें तो चिनकिलिच खां, इसका नाम देखें पूर्ण, इसका जो वास्तविक नाम चिनकिलिच खां देखें, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इसको वास्तविक नाम यह है चिनकिलिच खां, इसको निजाम उल मुल्क या आसफ जाह के नाम से भी जानते हैं। इन्हें 1724 ईस्वी में हैदराबाद में आसफ शाही वंश की स्थापना की थी। ध्यान देना है कि कहाँ पर स्थापना की थी, हैदराबाद में किया था। अली गौहर शाह आलम सेकेंड, यानी शाह आलम द्वितीय को अली गौहर भी कहते हैं, की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। इसके समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 था, बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। अली गौहर या शाह आलम द्वितीय का समय हमने देखा था कि 1759 से 1806 ईस्वी तक जो है शाह आलम सेकेंड अली गौहर का जो समय है, इसमें इसी के समय पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध होता है। और देखें तो शाह आलम द्वितीय या अली गौहर के शासनकाल 1803 में ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम सेकेंड की हत्या करवा दी थी। इसमें ध्यान दें कि जो पानीपत के युद्ध को हमने देख लिया, बक्सर के युद्ध को थोड़ी जानकारी ऐड करें तो देखें कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, यानी अली गौहर यही है। तो जो तिकड़ी थी, इस तिकड़ी में मीर कासिम था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, और अंग्रेजों के बीच में। तीन तिकड़ी में शामिल थे मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट एक तरफ थे, अंग्रेज एक तरफ थे। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। आगे इसमें देखें तो मोहम्मद शाह के समय चिनकिलिच खां ने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था। यानी मोहम्मद शाह जो शासक था, यही मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह का हमने समय देखा था 1719 से लेकर के 1748 जो इसका समय था। इसी के समय में जो यह है चिनकिलिच खां ने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें यहाँ पर तो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्लाह खान ने 1720 ईस्वी में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद देखें तो सादत खां, जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं, सादत खां को अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक यह सादत खां बुरहान उल मुल्क था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, इसका समय 1847 से 1856 ईस्वी तक था, जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का, यानी 1857 की क्रांति से पूर्व तक इसका समय था। और सादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क कहते हैं, अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक जो सादत खां था। और इसमें ध्यान दें कि हमने देखा कि यह स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का जो संस्थापक था सादुल्लाह खां था। जाटों का अफलातून सूरजमल को कहते हैं। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? सूरजमल को कहते हैं। स्वतंत्र रुहेलखंड के संस्थापक बीर दाऊद अली मोहम्मद थे, यानी स्वतंत्र रुहेलखंड के संस्थापक कौन थे? बीर दाऊद अली मोहम्मद थे। बंगस पठान राज्य फर्रुखाबाद मोहम्मद खां द्वारा स्थापित किया गया था। मोहम्मद खां इसको स्थापित किया था। बंगस पठान राज्य इसको फर्रुखाबाद भी कहते हैं। इसके बाद इसे यहाँ देख सकते हैं कि रणजीत सिंह, जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो रणजीत सिंह का समय देखें 1792 से 1839। रणजीत सिंह समय 1792 से 1839 में। तो सुकर चकिया मिसल के थे रणजीत सिंह। इनके समय लाहौर धार्मिक तथा इनके समय लाहौर जो था राजनीतिक यानी पॉलिटिकल था,
अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। यानी रणजीत सिंह का समय देखें, ये शुक्र मिस्र के थे, इनके समय लाहौर पॉलिटिकल कैपिटल थे और अमृतसर देखें तो धार्मिक या रिलीजियस कैपिटल थी। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के बीच अप्रैल 1809 ईस्वी में थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेकटाप जो कि गवर्नर जनरल था, अंग्रेज गवर्नर चार्ल्स मेकटाप था, उसके बीच में जो यह अमृतसर की संधि हुई थी। इसमें कुछ और जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो हमने इस नोट्स के माध्यम से देखा। इसमें देखें तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट के अंदर देखें उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने, यानी उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, बहादुर शाह का साथ दिया था। तो बहादुर शाह को हम देख सकते हैं, बहादुर शाह ने सिख गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में खिलाफत और उच्च मनसब प्रदान किया था। तो यही उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। और 65 वर्ष की आयु में यह गद्दी बैठा। यह शाह बेखबर के नाम जाना जाता है। तो बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। जहांदार शाह अपने शासन में, यानी जहांदार शाह जो था, यानी जो दूसरा शासन हुआ, या इसका उत्तराधिकारी बहादुर शाह का बहादुर शाह जफर का जो है उत्तराधिकारी जो जहांदार शाह हुआ। जहांदार शाह के बारे में देखें तो जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु, यानी ध्यान देना है कि मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम क्या है? मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। यानी पूछा जा सकता है शासक निर्माता के रूप में किन बंधुओं को जाना जाता है? तो हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को, इस सैयद बंधु थे, को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखें तो जहांदार शाह जो कि बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी होता है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। यानी फर्रुखसियर जो देखें वह जहांदार शाह का उत्तराधिकारी होता है। फर्रुखसियर क्या कहा जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। तो यहाँ देख सकते हैं यह बहादुर शाह प्रथम रहा। इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी जानकारी दी गई। इसके बाद देखें, इसके बाद जहांदार शाह होता है इसका उत्तराधिकारी के रूप में, तो इसके बारे में भी जानकारी देखी जा सकती है। यहाँ देखें तो यह है कि जहांदार शाह उसके प्रेम का लाल कुंवर का पूर्ण नियंत्रण था। ये जानकारी इसमें दी गई है, इसको देखा जा सकता है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। और थोड़ी जानकारी इसमें ऐड कर देखें तो तुरानी सैनिक, यानी जो तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण करके 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, यानी स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो तुरानियों ने किया था एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया? हमने पूर्व में देख लिया, तो चिनकिलिज खान ने किया था। किसके समय में किया था इसको भी हमने देख लिया था कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद की स्थापना किया था। चिनकिलिज खां यह आपका स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना करता है। तो हैदराबाद की स्थापना तुरानी, यानी ये जो है तुरानी था, एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने। अवध का स्थापना हमने देख रहे हैं कि अवध की स्थापना जो है शहादत खां या बुरहान उल मुल्क ने किया था। तो यह ईरानी थे, यानी ईरानियों ने अवध की स्थापना और ईरानियों ने जो है तुरानियों ने जो है हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। इसमें देखें मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य संस्थापक देखें तो अवध का शहादत खां हमने देख लिया था। हैदराबाद का चिकनी खां या निजामुल मुल्क आशफ शाह को हमने देख लिया। रोहिलखंड का देखें तो बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, रोहिलखंड को यहाँ देख सकते हैं। रोहिलखंड स्वतंत्र रोहिलखंड के संस्थापक बीर दाऊद अली मोहम्मद थे। इसके बाद बंगाल का देखें तो बंगाल का मुर्शिद कुली खां संस्थापक था। कर्नाटक का देखें तो सादुतुल्ला खां था। कर्नाटक हमने देखा स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का आपका सादुल्ला खां था। भरतपुर का देखें तो चूड़ामन एवं बदन सिंह जो है भरत स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले थे। नोट में देखें तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां इसको बुरहान मुल्क कहते हैं। तो किसने उपाधि दिया था? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां की बुरहान मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। इसमें ध्यान दें कि जो नादिर शाह है, नादिर शाह ईरान या फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 इसमें दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह, इसको हमने देखिए मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन था कोहिनूर को लेकर फारस लौट गया। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल शासक यही मोहम्मद शाह था, जिसका समय हमने देखा था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी था। शाह आलम सेकंड अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसको हमने पूर्ण में समझ लिया था। और यहाँ अहमद शाह अब्दाली को हम देखें जो पानीपत के तृतीय युद्ध से सम्मिलित था। तो अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। 5 बार तो अहमद शाह के समय में ही
किया था 3 बार, उसके बाद किया था। और इसका आखिरी देखें तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, की सेना के बीच होता है, जिसमें मराठों की हार होती है। इस पर हमने पूर्व में चर्चा कर लिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में यहाँ देख सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध है। इसमें देखें तो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली यानी अहमद शाह दुरानी विजेता रहा और मराठों की हार हो जाती है। और सदाशिव राव भाऊ मराठों का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें मराठों के तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी कर रहा था। राजपूत एवं सिखों ने मराठों का साथ नहीं दिया था। इस युद्ध में दोआब के रोहिल्ला अफगान था अवध के नवाब सैयदौला अब्दाली का समर्थन कर रहे थे, अर्थात मराठों का साथ नहीं दे रहे थे। इसमें ध्यान दें कि जो बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, इसके बारे में देखें तो बहादुर शाह सेकंड या जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया, रंगून भेज दिया गया। वहीं इसकी मृत्यु हो गई है, यही मृत्यु हो गई था, तो वहीं पर इसको दफना दिया गया। अगले लेक्चर में हम जो शामिल करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम इत्यादि आधुनिक भारत के अंतर्गत सारी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।